वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी दोनों ही मुतहर्रिक हैं। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और आज शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा आसिफ जरदारी से मुलाकात की है। और ये मुलाकात सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद तक महदूद नहीं रही, बल्कि JUI के अहम रहनुमा भी इसमें शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग को अगला वज़ीर आज़म लाने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन की सारी मुलाकातों और मशावरत के बावजूद हुकूमत अब भी पुरुमीद है कि अपोजिशन को तहरीक आदम एतमाद में नाकामी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि अपोजिशन आदम एतमाद लाएगी तब भी फंसेगी और इसके नताइज में भी फंसेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग 14 साल बाद काफ लीग के पास जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन में भी मुलाकात होनी चाहिए। 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फ़ोन आ गया था, कोरोना हो गया था। और ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। किसी फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है इस सियासी लड़ाई से सुरखरू होगा। अगर जहांगीर तरीन से भी बात की जाए तो कोई मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जहांगीर तरीन जिम्मेदारी का सबूत देगा। तो मैं ये कहूँगा कि जहांगीर तरीन से भी बात होनी चाहिए। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि अपोजिशन से इसे कोई खतरा नहीं है, दूसरी तरफ शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि वो जहांगीर तरीन से मुलाकात कर लें, क्योंकि अपोजिशन के साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतहर्रिक है। हुकूमत बार बार अपोजिशन को चैलेंज कर रही है कि वो तहरीक आदम एतमाद लेकर आए। आज भी वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि अपोजिशन इतनी तारीखें दे चुकी है, इतनी तो सिविल कोर्ट नहीं देती। सिविल कोर्ट में दादा से केस चलते हुए पोते तक आ जाता है। यहाँ बात जरदारी और नवाज शरीफ से निकली और मरियम बिलावल तक पहुँच गई। अब तीसरी नस्ल भी तैयार हो चुकी है। सिविल कोर्ट के अंदर जाओ तो तारीखें लगती रहती हैं, केस ही नहीं मुकम्मल होता। वो दादे से बात पोते तक पहुंच जाती है और केस चलता रहता है। तो यहाँ पे भी जितनी तारीखें दी हैं, मेरे ख्याल में इतनी तो सिविल कोर्ट ने कभी तारीखें नहीं दी जितनी अपोजिशन दे चुकी है। और मामला जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब से शुरू होके मरियम और बिलावल तक पहुँच चुका है। अब वो तीसरी नस्ल भी तैयार हो रही है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में मीडिया से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नून लीग की पार्लियामेंट में अक्सरियत है, हम चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाएं। ऑब्वियसली सारे पार्टीज़ को कंसल्ट करना पड़ेगा। मेरा जो मौक़िफ़ होगा इसमें कि मुस्लिम लीग नून का पार्लियामान में मेजॉरिटी है, अक्सरियत है और उनका हक़ होगा कि वो अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द करे जब इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन कामयाब हो, अदम एतमाद लेकर आते हैं। ताहम बिलावल की इस पेशकश पर नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं, आवाम के पास जाना होगा। आदम एतमाद पर मशावरत हो रही है, अब इमरान खान को घबराने की ज़रूरत है। ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि इसके बाद कोई हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अवाम के पास जाना होगा, क्योंकि इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने का मकसद कोई नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला मुशावरत हो रही है, इंशाअल्लाह वक्त पे पेश हो जाएगा और वक्त दूर नहीं है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि घबराए नहीं। उन्होंने अवाम को भी कहा था, तो अवाम तो घबरा गए। तो मेरा ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है। इसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग पंजाब में, जबकि JUI खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेगी। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया जाएगा। PDM की जमातों के कारकुनान हर शहर में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे में मरकजी क़यादत की शिरकत के लिए PDM की मशावरत जारी है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश करने की तारीख का ऐलान इसी जलसे में मुतवक्किल है। दूसरी जानिब मुल्क में इंतखाबात के हवाले से अवामी राय जानने के लिए सर्विस का सिलसिला भी जारी है। मुल्क में आम इंतखाबात होने की सूरत में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को है। गैलप पाकिस्तान ने हाल ही में अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है, जिसके मुताबिक 23% पाकिस्तानियों ने आम इंतखाबात होने की सूरत में तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए पहली पसंद करार दिया, जबकि 22% नून लीग को वोट देने के हामी नजर आए। कौमी सतह पर तो PTI नून लीग से मामूली मार्जिन से आगे है, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, जहां 30% अफराद नून लीग को कौमी असम्बली में वोट देने के लिए पहली पसंद कहते हैं, जबकि 24%
PTI को वोट देना चाहते हैं। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23% वोटर्स नून लीग को पहली पसंद करार दे रहे हैं, जबकि 20% के साथ तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। इसी सब पर हम बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ से। आज के दिन अहम मुलाकात भी की गई है और ये मुलाकात में ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का वफ़द शामिल हुआ है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ, तो इसलिए भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अताउल्लाह तारड़ साहब, आप अपोजिशन की मुलाकातें तो बहुत तेज़ी पकड़ रही हैं, लेकिन जो इत्तेहादियों के हवाले से आपकी हिकमत अमली है उसमें कोई ख़ास कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। चूँकि मुलाकात तो होती है लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसी कोई बात सामने आ जाती है जिससे लगता है कि इत्तेहादी तहरीक इंसाफ की हुकूमत हक का ही साथ देंगे। तो इस फरवरी के महीने में तो अपोजिशन से कोई ऐसी तवक्को नहीं कि उसको कोई कामयाबी मिलेगी किसी किस्म की। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, बात यह है कि हमने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो हिकमत अमली बनाई है उसमें जो अपोजिशन जमातें हैं वो बिल्कुल एक पेज पर हैं और हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मगर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे हमारी इब्तदाई मुलाकातें हुई थीं और मैं ये बड़े वसूख से बात कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में इत्तेहादियों के साथ भी मज़ीद मुलाकातें मुतवक्के हैं और हम ये मुलाकातों का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला ये जारी रखेंगे और जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे मज़ीद मामलात पर भी डिस्कशन होगी और हमने उनसे राब्ता मुनक़ता नहीं किया। मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ इब्तदाई मुलाकात के बाद राब्ते हमारे जो हैं वो बिल्कुल फ़ाल तरीके से इस वक्त हम उनसे राब्ते में हैं और ना सिर्फ उनसे राब्ते हमारे कायम हैं बल्कि आने वाले दिनों में जो मज़ीद मुलाकातें होंगी मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि हुकूमत, देखिए, कौमी असम्बली का एक कैलेंडर है जिसके तहत कौमी असम्बली के इजलास का इनकाद किया जाता है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जुम्मे को जो इजलास होना था वो पीर तक मुलतवी किया गया, पीर को जो इजलास होना था वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। तो ये हुकूमत अगर इतनी कॉन्फिडेंट है और हुकूमत इतनी पुरएतमाद है तो फिर कौमी असम्बली का इजलास मामूल के मुताबिक क्यों नहीं तलब किया जा रहा? और अगर इनको वाकई इनको लगता है कि इस तरीके अदम एतमाद में कोई दम नहीं है तो फिर ये अपने लोगों से राब्ते क्यों तेज़ कर रहे हैं? यानी हुकूमत में जो हुकूमती अराकीन हैं उनको मुख्तलिफ ऑफर्स कराई जा रही हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। अब कल भी किसी इजलास पर बहुत सारे कौमी असम्बली के मेंबरान को हुकूमत ने इस्लामाबाद तलब किया है, उनको डेवलपमेंट फंड्स की लालच दी जा रही है। एक तरफ वजीर आजम अवामी राब्ता मुहिम उन्होंने तेज कर दी है। ठीक है, तो मैं ये असल में तो बुनियादी तौर पे ऑपोजिशन ने अपनी कोशिशों का जवाब देना है, हुकूमत ने अपनी कोशिशों का जवाब देना है, लेकिन हमसे ये बातें पूछ रहे थे। फारूक साहब, एक तो अता तारड़ साहब ने भी आपसे सवाल किया और अगर वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि घबराना नहीं है और हुकूमती अराकीन कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की इस तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों में कोई दम नहीं है, तो फिर क्यों इत्तेहादियों से मुलाकातें हुकूमत के लोग क्यों कर रहे हैं? वजारतें देने पे क्यों तैयार हो गए हैं इत्तेहादियों को? मजीद शेख रशीद साहब ये क्यों कह रहे हैं कि 14 साल बाद अगर मिल सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लोग काफ लीग के लोगों से, तो वो मशवरा दे रहे हैं वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन से मिलने का? अगर कोई परेशानी सिरे से है ही नहीं तो फिर तहरीक इंसाफ ने जलसे क्यों शुरू कर दिए? देखें, बात पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि PMLN और ये आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी, इन्होंने एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की है। बुनियादी तौर के ऊपर ये इनका 12वां ऐलान है। इससे कबल जो है वो कई बार ये हुकूमत जाने के दावे कर चुके हैं, कई बार ये अदम एतमाद के दावे कर चुके, कई बार इस्तीफ़ों के दावे कर चुके, कई बार लॉन्ग मार्चेस के दावे कर चुके। हर बार जो है वो इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा और आपने देखा कि सेनेट के अंदर जो इनका हशर नशर हुआ कि इनके 60 लोग खड़े होते हैं, जब वोट की बारी आती है लोग गायब हो जाते हैं। स्टेट बैंक के बिल के ऊपर इनको शिकस्त हो जाती है, गैस के बिल के ऊपर शिकस्त हो जाती है, लीडर ऑफ द अपोजिशन को सेनेट से गायब हो जाते हैं, कौमी असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से गायब हो जाते हैं। ये अपने उन 25-30 अराकीन की तो खबर ले लें जो हर मौका के ऊपर गायब हो जाते हैं, वो इनके साथ खड़े या नहीं खड़े। और नो कॉन्फिडेंस को रिस्क कहने वालों का मतलब फिर ये है कि इनको खुद नो कॉन्फिडेंस पे नो कॉन्फिडेंस है, इनको कोई एतमाद नहीं है कि ये कामयाब होनी है या नहीं होनी। और कौमी असम्बली के इजलास की आप बात करते हैं, आप देर क्यों लगाते हैं? जिन्होंने एतमाद लानी होती है वो ऐलानात थोड़ी करते हैं, वो हवाई फायरिंग थोड़ी करते हैं। आप लाएँ, बिस्मिल्लाह करें, जमा करवाएँ। वहाँ पर तो
आइनी तौर के ऊपर ज़रूरी है, अगर आप अदम एतमाद जमा होती 14 दिन के अंदर अंदर आपको इजलास बुलाना ज़रूरी है, तो लिहाजा आपका वो इजलास वाला आर्गूमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई जान जो है वो बाकी नहीं रह जाती। जहाँ तक रह गई बात हमारे इत्तेहादियों की, हमें पता है अपने इत्तेहादियों को कैसे साथ लेके चलना है। 3.5 साल से हम उनको साथ लेके चल रहे हैं और किसी सियासी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो जलसे जुलूस नहीं कर सकते, वो अवाम के पास नहीं जा सकते, अवामी राब्ता नहीं कर सकते। हमारा ये पूरा राइट है, हम अवाम के साथ जा रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं। और फ़िक्र तो उन लोगों को होती है जिनके जलसे खाली रह जाते हैं, जिन्होंने कहा मीनार पाकिस्तान का जलसा आर या पार होगा, उसके बाद जो टाई फिश हुई वो आपके सामने है, उसके बाद एक जलसी करने के काबिल नहीं रहे। फारूक साहब, आपने ठीक है आपने ऑपोजिशन की कारकर्दगी पर तो अपना तबसरा कर दिया, लेकिन ये बात तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हुकूमत को कुछ तशवीश तो है। इतनी मुलाकातों की जो बातें आ रही हैं और फिर जो जलसों की एक सिलसिला शुरू किया गया है, और फिर शेख रशीद का जो बयान है उस पर आपने नहीं बताया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुलाकात करेंगे जहांगीर तरीन से फिर, और शेख रशीद साहब को फिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? नहीं देखें, बात यह है कि शेख रशीद साहब ने तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की है, ये उनका अपना व्यू पॉइंट है। फैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करना है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, ये उनका जो है वो डिसीजन होगा। जहाँ तक रह गई बात, मैंने आपको कहा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, तो भाई हम अपने इत्तेहादियों से नहीं मिलेंगे तो और किसके साथ मिलेंगे, हम अपने अरकान से नहीं मिलेंगे तो और किसके साथ मिलेंगे, मुझे आप ये बताएं ना। ये तो मिन्नत समाजत का पूरा टोकरा लेके पहुंचे हुए हैं। 20-20 साल बाद जो है वो इनको यादतें याद आ जाती हैं। उसके बाद जो दिल के अरमा आंसू में बह गए, जो मोनिस ने वहाँ पर स्टेटमेंट दी, उसके बाद तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ा उनके, इन्होंने कि उन्होंने ताल्लुक़ बनाया, ताल्लुक़ निभाना वो जानते हैं, और वो ताल्लुक़ जो है वो कायम भी है, पहले भी कायम रहा है, आइंदा भी कायम रहेगा। तो फारूक साहब, इस मौके पे ही वजारतें देने की जरूरत क्यों पड़ रही है तहरीक इंसाफ को अपने इत्तेहादियों को? नहीं देखें, बात यह है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है कि उन्होंने किसको कैबिनेट में शामिल करना है, किसको नहीं करना, ये तो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। अभी तक ना कोई ऐसा फैसला हुआ है, ना ही कोई ऐसी जो है वो तजवीज़ सामने आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे लिए ये मैटर नहीं करते, हमारा ना इनका कोई अवामी एजेंडा है, ना इनका कोई अवाम से ताल्लुक़ है। ये डिबेट को चेंज करना चाहते हैं। डिबेट तो ये होनी, मेरे नज़दीक डिबेट क्या है, मेरे नज़दीक डिबेट ये है कि पापड़ वाले फलूदे वाले आसिफ अली जरदारी ने जेल में पहले जाना है, या मकसूद चपड़ासी मसरूर अनवर वाले शहबाज शरीफ ने पहले जेल में जाना है। मेरे नज़दीक तो ये अहम चीज़ है। फ़र्द जुर्म ये नहीं आयद होने देते, 6-6 दरखास्तें दायर करके ये इल्तवाएँ ले लेते हैं और केसेस को आगे नहीं चलने देते। साहब, फारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि 3.5 साल में ऑपोजिशन को कोई भी कामयाबी नहीं मिली, और जहां तक इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ के अरकान को ऑपोजिशन के साथ मिलने की बात है, तो वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों के तो अपने अरकान पूरे नहीं होते इजलास के अंदर, चाहे सेनेट का हो या कौमी असम्बली का। ये तो हाल है ऑपोजिशन का। देखिए, पहले तो मैं इनकी दुरुस्तगी कर दूं, 14 दिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रेजोल्यूशन टेबल किया जाता है तो वो 3 से 7 दिन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव लानी पड़ती है। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज। ये कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ये एक आइनी और कानूनी पोजीशन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो राब्ते इत्तेहादियों के साथ हैं या PTI के मेंबरान के साथ हैं, हम इस पे कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने जब पिछली बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट के इलेक्शन के बाद, वो अगले दिन लेना चाहते थे, मगर उनके जो साथ मुशीर हैं उन्होंने कहा कि अगले दिन ना लें, ये नाकाम हो जाएगा। 3 दिन के गैप के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया और 172 वोटों पर वजीर आजम जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। इनको 178 वोट मिले थे, यानी इनको इस वक्त कौमी असम्बली के ऐवान में 6 वोटों की बरतरी हासिल है। हमारी जब पिछली दफ़ा लेजिस्लेशन हुई स्टेट बैंक की और फैटिफ रिलेटेड लेजिस्लेशन हुई, हमारे 84 के 84 मेंबरान मौजूद थे, और इस वक्त भी हमारे 84 के 84 मेंबरान पाकिस्तान में हैं। हमारा सबसे राब्ता है, कोई गैर हाजिर नहीं था। सेनेट का जो ये बात कर रहे हैं, सेनेट में मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे पास जो एक बड़ी कामयाबी है और एक बड़ी मिसाल है, वो कौमी असम्बली में सिटिंग गवर्नमेंट को गिलानी साहब के इलेक्शन में हम पहले शिकस्त दे चुके हैं, और PTI के उस वक्त अगर आपको याद हो तो 18 अरकान ने वोट दिया था गिलानी साहब को, और जॉइंट ऑपोजिशन की वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब भी सेनेट के अंदर भी अगर मिसाल के तौर पे बात की जाए
लेकिन तो अता तार साहब जो किरदार ये है सही है, आप ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात आपको भी वाज़ेह तौर पर पता है कि माजी में मुसलसल ऑपोजिशन आप हो या दीगर रहनुमा मौक़िफ़ यही रहा है। वो तो जावेद लतीफ़ साहब भी ये बात कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान भी हमारे साथ हैं, लेकिन जब भी कोई बिल का मौका आता है, जब भी वोटिंग होनी होती है, पहले उससे दावा आपका यही होता है, पर फिर हुकूमत जीत जाती है हमेशा। देखिए, हमेशा नहीं, मैंने गिलानी साहब की आपको मिसाल दी और मैं आपको बताऊं एक और मसला है। मैं ग्राउंड लेवल पे वजीराबाद बाई इलेक्शन, डस्का बाई इलेक्शन, खुशाब बाई इलेक्शन, खानेवाल बाई इलेक्शन, लाहौर बाई इलेक्शन, हमने बाई इलेक्शन में देखा है कि अवाम का जो रद्द अमल है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, PTI के जो सिटिंग अरकान हैं वो ये बात समझते हैं कि अगली दफ़ा अगर बल्ले के निशान पर गए तो बल्ले के साथ साथ हेलमेट पहन के अवाम में जाना पड़ेगा, हेलमेट के बगैर अवाम में नहीं जा सकेंगे। और बहुत से अरकान का ये ख्याल है कि जिनके पास अगले इंतखाब में तहरीक इंसाफ की टिकट हुई, उनको अवाम का सामना करने में बड़ी मुश्किलात दरपेश आएंगी और तहरीक इंसाफ की टिकट वाला घर से ही मनफी 5 या 10,000 वोट लेकर निकलेगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की वजह से अवाम में जो एक रद्द अमल है वो सर्वेज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने इलेक्टेबल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल पंजाब के हों, साउथ पंजाब के हों, KP के, बलोचिस्तान, सिंध के हों, उनमें ये बड़ा शऊर है कि उन्होंने अगला इलेक्शन PTI की टिकट पर नहीं लड़ना। और मैं खानेवाल के बाई इलेक्शन में ये देख कर आया कि इमरान खान साहब की तस्वीर लगाने पर उम्मीदवार रजामंद नहीं थी, उसने नहीं लगाई क्योंकि खान साहब की ज़ात के साथ पाकिस्तान के मसाइल मंसूब हो चुके हैं। तो अब ये मामला ऑपोजिशन का नहीं है, ठीक है, ये साहब एक बात बताइएगा कि सियासतदानों की अपनी सियासी बकाक और फ्यूचर का मामला। ठीक है, चूंकि आज एक अहम मुलाकात की वजह से भी ये पूछ रहे हैं आपसे कि पीपल्स पार्टी शुरू कर रही है लॉन्ग मार्च, तो उसका मुस्लिम लीग नून इस्तकबाल करेगी जब वो दीगर शहरों में पहुंचेगा लॉन्ग मार्च? देखिए, इस पर बिल्कुल मशावरत हुई है और अमूमी राय यही पाई जाती है कि इस्तकबाल करना चाहिए, मगर इस पर जो हतमी फैसला PDM करेगी वो PDM के प्लेटफॉर्म से इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मगर एक जो पॉपुलर ओपिनियन है वो यही है कि इस्तकबाल ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि जॉइंट ऑपोजिशन ने मिलकर अदम एतमाद लानी है, तो अगर ऑन ग्राउंड जो एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स है, जो एहतजाजी तहरीकें हैं, उसमें भी अगर मिलजुल कर चलेंगे तो मैं समझता हूँ मजीद हमांगी पैदा होगी और तरीके अदम एतमाद की मूव को भी मजीद तकवीत मिलेगी। फारूक साहब, आपको एतमाद है कि आप ऑपोजिशन की अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे? देखें, बात यह है, अपोजिशन तो अपोजिशन के ऊपर अदम एतमाद करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनके साथ पहले भी हाथ हो चुका है। ये यूसुफ रज़ा गिलानी या मुकाबला हफीज़ शेख नहीं है, ये इमरान खान है। और इमरान खान की जो गाड़ी से उतरेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, सबको पता है। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। बातें हमें वो सुना रहे हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से फ़ारिग हो गए हैं, बलूचिस्तान से फ़ारिग हो गए हैं, सिंध से फ़ारिग हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर से फ़ारिग हो गए, GB से फ़ारिग हो गए, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा सियासी तौर के ऊपर। वो आके कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने 1,70,00,000 वोट दिए थे। इसके अलावा बुनियादी तौर के ऊपर ये लगता है सेहत कार्ड के ख़िलाफ़ हैं। ये नहीं चाहते लोगों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिले, क्योंकि इन्होंने तो अपना बैरून मुल्क से बाहर से इलाज करवाना होता था, ये तो वहाँ से इलाज करवा लेते हैं। आज गरीब आदमी, आम आदमी को इलाज की सहूलत तो इमरान खान मुफ्त फ्राहम कर रहा है। ये जो है वो नहीं चाहते लोग 3 मरला 5 मरला 10 मरले का अपना घर बना लें, जो इमरान खान माहौल बना के उनको दे रहा है, जो 40 अरब रुपए के अभी तक उनको कर्जे फ्राहम कर चुका है। क्योंकि इनके महलात तो लंदन में बन जाते हैं, दुबई में बन जाते हैं, इनके बच्चे भी बाहर कारोबार कर लेते हैं लूट मार करके। ये नहीं चाहते मुल्क की जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ें, क्योंकि इमरान खान तो मुल्क की तारीखी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, तारीखी सनतें लगा रहा है। इमरान खान ने ज़राअत को चला दिया है क्योंकि इनके बच्चों के कारोबार बाहर हैं। ये तो मुल्क में सिर्फ लूट मार करने आते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे, से अवाम के पास जाएंगे, अवाम हमारी कारकर्दगी से भी मुतमिन है और हमें जो महंगाई का सामना है वो आलमी सतह पे कीमतों का सामना है। स्कैंडल, अरबों रुपए के डाके अवाम के पास लेके जाएंगे। सर, मैं अवाम को क्या बताएंगे किसान को खाद क्यों नहीं मिल रही? आपने लूटमार कहा ना, लूटमार कहा ना, तो लूटमार खाद में किसने की है, आटे में किसने की है, चीनी में किसने की है, LNG में किसने की है, बिजली में किसने की है, बात मुकम्मल हो लेनी दीजिए। अतातार साहब, फारूक साहब की बात मुकम्मल कर लें। का कोई आज याद आया ना, तो मैंने कहा मैं लूटमार डिफाइन कर दूं। इनका यही देखें, इनका मसला यही है कि जब इनको आईना दिखाया जाता है तो
तो ये घबरा जाते हैं। इसी वजह से हमने अपोजिशन को कहा है कि आप घबराएं ना, मैं आपको आटा, चीनी, खाद का सारा जवाब देने को तैयार हूँ। आप मुझे सिर्फ एक मकसूद चपड़ासी का और मसूर अनवर का जवाब दे दें, तो हकीकत है कि मुझे उसका जवाब दे दें। और साहब ये भी एक हकीकत है कि ये इससे भी तो इनकार नहीं कर सकते कि कई जो बाई इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। फारूक साहब ये भी, इससे भी तो इनकार नहीं कर सकते। देखें बुनियादी तौर के ऊपर हर इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती हैं। जहां बाई इलेक्शंस हुए उन बाई इलेक्शंस का आप रिजल्ट उठा के देखें, वहां पे हमने पहले से ज़्यादा वोट लिए हैं। आप बताएं मुझे सियालकोट के अंदर क्या इनको बाई इलेक्शन के अंदर हमने शिकस्त नहीं दी? वहां पर भी तो इनके एक उम्मीदवार, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो वफात पा गए थे। 12 में से 2 इलेक्शन वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। उसके बाद आप खैबर पख्तूनख्वा के अभी हालिया इंतखाबात में देखें, ये तो क्लीन स्वीप हो गई। नून लीग के तो पल्ले कुछ नहीं रहा, इनका तो वोट दूरबीन से भी नहीं मिल रहा। दूरबीन लगा के देखें, दूर दूर से नून का वोट नजर नहीं आ रहा। आपने PMLN को आउटसोर्स कर दिया। क्या बात करते हैं, किसी एक वक्त में नून का वजीर आला होता था KPK में, बड़े बुरे हालात हो गए। अच्छा आइंदा आप इलाक पे लड़ा करेंगे, आइंदा आप इलाक पे लड़ा करेंगे, हो सकता है। चले आप हो सकता है, ज़ेरे गौर है बात तो सुने ना, ज़ेरे गौर है साहब। अगर बात इलाकों पे आ गई है तो आप सियासत छोड़ दें। अगर नून लीग के हालात इतने माड़े हो गए हैं, बहुत बुरे हालात हो गए। वैसे मैं अब अफसोस ही कर सकता हूं। अतातार साहब ये बता दीजिएगा कि ऑपोजिशन को या कम से कम मुस्लिम लीग नून को मालूम है कि तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, किस महीने में होगी? वो ये बिल्कुल मालूम है, इस पे तैयारी मुकम्मल है, मगर टाइम फ्रेम का ऐलान किसी मुनासिब वक्त पे किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है, और मैं क्योंकि जो एक मशावरत हो रही है, जो क्लोज डोर मशावरत है, मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को पाबंद समझता हूँ पार्टी डिसिप्लिन का। जल्द आएगी मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मगर हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। और ये जो लूट मार और जिसकी बात की है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ 3.5 साल में। कोई काबिल जिक्र जो हमने शुरू किए थे उनकी तख्तियाँ जो हैं उनकी नकाब कुशाई की जा रही है, उनके फीते काटे जा रहे हैं। और ये हेल्थ कार्ड किसका प्रोजेक्ट था? नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। मैं आपको साबित कर देता हूं। और ये जो आज आके लूटमार की बात कर रहे हैं, किसान को खाद के लिए लाइनों में इन्होंने लगाया। आज पेट्रोल की कीमत ज्यादा है, आलमी अजीब बिल्कुल फारूक साहब चले सही, ठीक है। फारूक साहब 18,000 मेगावाट नवाज शरीफ ने लगाया है। ये बात आप पहले कर चुके हैं। फारूक साहब आपसे आखिरी सवाल ये इलाज कर रहे हैं जी। फारूक साहब हुकूमत में, हुकूमत के इत्तेहादियों में कोई भी इस वक्त घबराया हुआ नहीं है? देखें घबराने का मामला नहीं है। हम तो अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप ना घबराएं। आपको क्या घबराने की ज़रूरत पड़ी हुई है? घबराहट ऐसी हो गई है कि जनाब जहाँ के जरदारी साहब के साथ भी जफ्फी डाल रही है, जिनको चंद दिन पहले सिलेक्टेड कह रहे थे, ज़्यादा दिन पहले नहीं कह रहे थे, चंद दिन पहले कह रहे थे। 20 साल बाद यादत भी इनको याद आ गई है। चलिए मिनटों पे उतरे हुए हैं। अब मुंह से जो है, मुंह से बड़ा बोल लिया, अब इन्हें समझ नहीं आ रही है पूरा कैसे करना है। फारूक साहब वो तो पूरे करें, हमारे वो तो तहरीक इंसाफ ने भी माजी के मुखालिफिन से मुलाकातें भी कर ली, इत्तेहादी भी बना लिया, दोस्ती भी कर ली। ये तो सियासत में चलता है सभी के लिए। अतातार साहब, फारूक हबीब साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।